हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू कैन सी द आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लाए हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारे आगे भी काम आते हैं एंड यदि आप जूनियर क्लासेज में पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी काम आए थे आपके। ठीक है, तो जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का है, ये हम लेक्चर नंबर 1 लाए हैं, जो कि आपके क्लास 11th में है तो 11th के लिए एंड 12th में है तो 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड साथ में नीट एम्स एंड जिपमर के लिए इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। परंतु यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके मुंह में पानी आ रहा है क्या? आ ही रहा होगा, खैर। हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे कि हम फूड लेते हैं, ठीक है ना। तो फूड जैसे कि आपको कई सारे स्ट्रॉबेरी दिख रहे हैं, इसमें बनाना दिख रहे हैं, तो ये फूड हम लेते क्यों हैं, क्यों लेते हैं, हमारे को इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर लगातार डिसऑर्डर वे में जो कोई भी सेल्स होते हैं या फिर कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो चलते रहते हैं, ठीक है ना। उसको हमें ऑर्डर वे में लाना होता है, इसी कारण से हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जैसे कि हम इस फूड की बात करें या फिर इस फूड की बात करें या फिर इस फूड की बात करें, इससे तो आपके मुंह में ज़रूर पानी आ गया होगा। तो बना लीजिएगा हालांकि घर पे, लेकिन आजकल कोरोना फैल रहा है तो प्लीज़ सावधानी से। ओके, तो जैसे कि यदि हम फूड की बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो फूड हम लेते हैं तो क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा एक वर्ड एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी क्यों, मतलब एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप केमिस्ट्री के अंदर जरूर पढ़ेंगे एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर अच्छी तरह से बताएंगे आपको। लेकिन एंट्रोपी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ डिसऑर्डर वे में जाना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का डिसऑर्डर वे में जाना। ओके, जैसे कि हमारे सेल्स होते हैं डिसऑर्डर वे में जाते रहते हैं। सिंपल सी बात है कि सेल्स होते हैं वो टूटते रहते हैं लगातार, ठीक है ना। तो जब हमारे अंदर सेल्स ही नहीं बचेंगे, मान के चलिए जब डिसऑर्डर वे के अंदर जाते रहेंगे तो सेल्स खत्म हो जाएंगे, कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी। और जब हमारे अंदर सेल्स बचेंगे ही नहीं तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिज्म किस बात का रहेगा, ठीक है ना। तो हमें उसे ऑर्डर वे में लाना रहता है, इसी कारण से हम फूड लेते हैं। और फूड के अंदर क्या पाई जाती है? एनर्जी पाई जाती है, ठीक है ना। तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के थ्रू हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर वे में ला पाते हैं। इसी कारण से हमें डेली की डेली फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो इसके नोट्स देखते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वाई वी नीड फूड, वाई वी नीड फूड, ठीक है ना। हमें फूड की आवश्यकता क्यों होती है? टू गिव अस एनर्जी, इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इससे हम न्यू बॉडी सेल्स बना पाते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि एंट्रोपी को लेकर कि एंट्रोपी लगातार चलती रहती है, तो उसे हमें नेगेटिव एंट्रोपी के अंदर लाना पड़ता है, ठीक है ना। नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब ऑर्डर वे में लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमें न्यू बॉडी सेल्स बनाने हैं या फिर कोई भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना ज़्यादा फैल रहा है तो इन्फेक्शंस होने लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है इनसे लड़ने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। इसी कारण से हम फूड लेते हैं। वाई वी नीड फूड? बिकॉज इससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। ओके, इट इज़ गिव अस एनर्जी। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं फूड के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है नंबर 1 पे। और इसके नंबर 2 पे देख सकते हैं आप प्रोटीन्स, नंबर 3 पे फैट्स, नंबर 4 पे मिनरल्स एंड नंबर 5 की बात करें तो विटामिन्स। ओके, तो इनके अंदर ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो फूड होता है, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, तो उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। ओके, यदि हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जैसे कि आप नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के नीचे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इन सभी पदार्थों के अंदर, इन सभी पदार्थों के अंदर क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करें तो प्रोटीन्स की, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? ग्रो होते हैं हम। सिंपल सी बात है कि ग्रोथ बढ़ती है हमारी, ठीक है ना। यदि आपके अंदर किसी भी, मान के चलिए कोई भी जीव ले लीजिए, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो छोटा है, ठीक है ना, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो किसके कारण नहीं हो रही है? प्रोटीन्स के कारण, ठीक है ना। तो उसको प्रोटीन्स की आवश्यकता है। तो प्रोटीन्स हमें एग से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे पदार्थ दे रखे हैं, तो इन सभी सब्सटेंसेस से हमें प्रोटीन्स मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमें ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है ना, हेल्प करता है। ओके, यदि हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स हम स्टोर करके रख सकते हैं एनर्जी के मतलब एनर्जी को स्टोर किसके रूप में कर सकते हैं? हम फैट्स के रूप में कर सकते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, जिससे आप याद रख पाएँ इसे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि जैसे कि आपके पापा को
पैसे की मनी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और बैंक इस टाइम बंद है, मान के चलिए, ठीक है ना, बैंक बंद है और उसी टाइम आपके पापा को पैसे चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपके पापा कि पहले तो घर वालों से पूछेंगे कि किसी के पास पैसे हैं क्या। अब उसी टाइम आपकी मम्मी आती है और कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आपकी मम्मी कहीं चावल होगा, कहीं दाल होगा, या फिर कहीं पर से भी जहाँ पे उनके पैसे पड़े होंगे, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, इस प्रकार एक एक नोट को निकालेंगी और इकट्ठे करेंगी, ठीक है ना। एक एक नोट को कलेक्ट करके और फिर पापा को देती हैं आपके कि इतने ही पैसे हैं मेरे पास। और पापा आपके गिनते हैं कि यार कितने पैसे हैं ये, तो गिनते हैं, तो गिनने में पता चलता है कि ये लगभग 5-6 हज़ार रुपये हो गए। अरे इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास। तो सिंपल सी बात है कि आपकी मम्मी क्या बोलेगी कि मैंने स्टोर करके रखे हुए थे इसे, ठीक है ना, स्टोर करके रखे हुए थे कि कभी मान के चलिए हमें ज़रूरत पड़ जाए तो वो हम काम में ले सकें। जो भी हमारे इधर उधर से पैसे आए थे तो मैंने थोड़े थोड़े उसमें से स्टोर करके रख लिए। इसी प्रकार हमारे जो एनर्जी दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में एनर्जी मिल रही है, उसको हम फैट्स के रूप में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमें कभी भोजन ना मिले तो उसको हम एनर्जी को यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। कोरोना की वजह से कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो स्टोर एनर्जी का वहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें मिनरल्स, तो मिनरल्स जो कि हमारे बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसमें कई सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम्स के थ्रू हम बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। ऐसे ही कई सारे मिनरल्स होते हैं जिसको हम अगले जो मतलब एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर आपको विटामिन के बारे में बताएंगे, जो कि विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी ई होता है, ई एंड के, इन सभी के बारे में बताएंगे। एंड साथ में मिनरल्स के बारे में बताएंगे। एंड साथ में कुछ और चीज़ें हैं जो कि उस वीडियो के अंदर पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट होगा जो कि आपको नीट लेवल पर मदद करेगा, ठीक है ना। तो मिनरल्स की बात करी कि मिनरल्स से हम कोई भी चीज़ को मतलब स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, ठीक है ना। यदि हम बात करें बॉन्स की, तो बॉन्स को भी स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं या फिर और भी चीज़ की को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं वो एंजाइम के रूप में यूज लिए जाते हैं, ठीक है ना। विटामिन की बात करें तो इसमें एक ध्यान रखिए, विटामिन ए एंड बी, तो ए डी ई के, ठीक है ना, जो हमारे पास ए डी ई के है, ए डी ई के है ये वाले, तो ये वाले जो विटामिन होते हैं ये हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। और बी और सी की बात करें तो ये हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। तो ए डी ई के अडैक जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एंड यदि हम बात करें बी और सी की, तो बी और सी हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और विटामिन के थ्रू हमें क्या मिलता है, हेल्थ मिलती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हेल्दी रहने के लिए कोई भी ह्यूमन की बात कर लीजिए तो वो हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं, विटामिन्स का यूज करते हैं। और विटामिन्स किसके अंदर पाया जाता है, फूड के अंदर पाया जाता है। हालांकि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, लेकिन उससे हम हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि फूड के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। एंड यदि बात करें लास्ट में विटामिन्स, तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो कि लास्ट में यदि इसका सिंपलर करते जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में बदल जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बदल जाता है हमारे ग्लूकोज के अंदर। और प्रोटीन्स जो हमारे पास होते हैं, प्रोटीन्स इसको यदि सिंपल करते जाएं, तोड़ते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तो लास्ट में किस में बदल जाएगा, एमिनो एसिड के अंदर बदल जाता है, ठीक है ना। और फैट्स बदल जाता है, चेंज किस में होता है ये लास्ट में, फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में। ओके, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जैसे कि आप कहीं हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्ट ग्लूकोज ही क्यों चढ़ाते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज ही क्यों चढ़ाते हैं। एक बात ये बताइए मेरे को कि वहाँ पे आपका अंडा ले जाएं और अंडे को वाटर के अंदर घोल के लगाएं और उसको चढ़ाएं, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे ग्लूकोज लगाते हैं। ग्लूकोज ही क्यों लगाते हैं, अंडा क्यों नहीं लगाते। या फिर ऐसे पूछें कि आपके कोई भी जो मरीज है, पेशेंट से पूछे कि आपको क्या पसंद है, वो बोले मेरे को अनार पसंद है, तो अनार को घोल के लगाएं। डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं लगाते, डायरेक्ट ग्लूकोज क्यों लगाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है मेरे पास कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसका ही हम एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज का एब्जॉर्ब करते हैं या फिर एमिनो एसिड का। लास्ट में ये सब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। एमिनो एसिड या फैटी एसिड, ग्लिसरॉल की बात करें तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये ग्लूकोज ही हम लेते हैं, ब्लड के अंदर क्या जाता है, ग्लूकोज जाता है और पूरा बॉडी के अंदर
फैल जाता है, ठीक है ना, स्प्रेड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो भी ह्यूमन है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लास्ट में किसका उपयोग करता है, ग्लूकोज का उपयोग करता है। हालांकि जब ये कोई भी पदार्थ लेते हैं बाहर से, फूड को ग्रैंड करते हैं, तो सिंपल सी बात है वो धीरे धीरे किस में बदलता है, ग्लूकोज के अंदर बदलता है। हालांकि ये स्लोली प्रोसेस है, और एक डायरेक्ट ग्लूकोज मिलना, जैसे कि पेशेंट होते हैं उनको बदलने की, जैसे कि बात करें कि फूड दें और फिर वो बदले, या फिर अनार दे दें, सेब दे दें, वो बदलें, तो सिंपल सी बात है उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतने में तो मरीज पता चला कि वो ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसी कारण से ग्लूकोज का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे एक सिंपल सा मैंने उदाहरण देके आपको समझा दिया कि ग्लूकोज का ही यहाँ पे यूज क्यों किया जाता है। हालांकि इसके अंदर अच्छी तरह से हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आप देख सकते हैं आप कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम सभी जान चुके हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म किसका यूज करते हैं, फूड का यूज करते हैं। और फूड के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स, ये किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड के अंदर, फैट, ये किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और विटामिन और मिनरल्स भी हमारे स्मॉल क्वांटिटी के अंदर फूड के अंदर पाए जाते हैं। विटामिन जो कि हेल्थ बनाने में मदद करती है, एंड मिनरल्स जो कि हमारे एंजाइम के रूप में वर्क करते हैं। ओके, अब यदि हम बात करें फूड से हमें क्या मिलता है, तो फूड से जैसा कि आप देख सकते हैं कि फूड से आपको एनर्जी मिलती है, हम सभी को एनर्जी मिलती है। और इसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म कोई सा भी ले लीजिए, तो वो हम सभी, आप और हमारी बात कर लीजिए, आपकी बात कर लीजिए, तो ये हम सब किससे बने हुए हैं, कार्बन के कंपोनेंट से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर क्या आते हैं, कार्बन से जो बने हुए कंपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। सिंपल सी बात क्या है हुई यहाँ पे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ करने में मदद ली जाती है, एंड साथ में सेल्स की या फिर टिश्यूज की रिपेयरमेंट की जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फूड से हम एनर्जी ग्रैंड करते हैं एंड ग्रोथ करते हैं, एंड साथ में टिश्यूज का रिपेयरमेंट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी से हम क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिपेयरमेंट करते हैं। सिंपल सी बात है, जो डिसऑर्डर वे में जा रहा था हमें उसको ऑर्डर करना है। ओके, यानी कि एक एग्जांपल समझिए एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको। कि एक मतलब मान के चलिए कि कोई घर है और उसके अंदर नौकर चाकर लगे हुए हैं, ठीक है ना। सुबह काम करते हैं और शाम को काम करते हैं, और दिन में कोई काम नहीं करता, ठीक है ना। मान के चलिए कि सुबह काम करके एक बाई जी आती हैं और सब चली जाती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपके मतलब कोई भी घर के अंदर जो सदस्य हैं वो मतलब कपड़े इधर फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, झाड़ू नहीं काटते, मिट्टी होती रहती है, तो वो मतलब एक सड़ा हुआ घर लगता है। सिंपल सी बात है, मतलब गंदगी फैल जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ पर आ गए, ठीक है ना। और वही शाम को फिर कोई बाई जी आती हैं और फिर सही कर जाती हैं, तो उसके लिए हमें क्या खर्च करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और वो पैसे क्या है, एक प्रकार का एनर्जी होता है, ठीक है ना, एनर्जी होता है, ठीक है ना। जो वो मनी है, वो मनी उनके लिए एनर्जी के रूप में काम करती है, और उस एनर्जी के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, उस जो हमारा होम था, हाउस था, उसको सुधार पाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर वे में ला पाते हैं। ऐसी हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर भी क्रिया होती है कि हमारे जो बॉडी के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स पाए जा रहे थे उसको हम ऑर्डर वे में ला पाते हैं, किसके थ्रू, एनर्जी के थ्रू, ठीक है ना, जो हमें फूड से मिलती है। और जो हम वाटर लेते हैं, वाटर का क्या काम आता है, जैसे कि हमारे वाटर होता है, वाटर का क्या काम आता है, सिंपल सी बात है कि हमारी जो कई सारी प्रोसेजेज होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेजेज होती हैं शरीर के अंदर, जो बॉडी के अंदर चलती रहती हैं प्रोसेजेज, उसके अंदर भी पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, सिंपल सी बात है, नहीं तो वो सूख जाएगा, ठीक है ना। उसको सुखाना नहीं है हमें, उसको गीला रखना है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, सिंपल सी बात है, जल की कमी को रोकने के लिए हम वहाँ पे वाटर का यूज करते हैं। तो द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेजेज एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, वाटर का। ओके, इसके बाद बताया गया कि बायोमैक्रो मोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। सिंपल सी बात है कि यदि आपको रोटी मिले तो आप क्या पूरी रोटी को खा जाएंगे क्या, नहीं ना। आप उसको टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, सब्जी लेंगे और थोड़ी सी लगाएंगे और खाएंगे मज़े से, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास पूरे जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको सीधे सीधे हम ग्रैंड नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब सिंपल सी बात है कि थोड़े थोड़ा करके शॉर्ट फॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है, छोटा छोटा करते हैं, उसको टुकड़ों में बदलते हैं, ब्रेक करते हैं, और ब्रोकन डाउन की जो प्रोसेजेज होती है उसके थ्रू हम डाइजेशन की प्रोसेजेज करते हैं, सिंपल सी बात है ना। और लास्ट में हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम एब्जॉर्ब कर पाएँ, इसका एनर्जी ले पाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कोई भी
बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है उसका ओरिजिनल फॉर्म में हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। यही पॉइंट बताया गया है यहाँ पे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो डाइजेशन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम लिया गया है यहाँ पे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्टार्टिंग में माउथ एंड माउथ कैविटी आती है, ठीक है ना, जिसके अंदर टीथ पाए जाते हैं, टंग पाया जाता है, ये सब आ जाते हैं माउथ कैविटी के अंदर। इसके बाद ये फेरिंग्स आता है, ठीक है ना, ये फेरिंग्स है। ओके, इसके बाद है ईसोफेगस, जो कि बिल्कुल मतलब एक डायरेक्शन देने का काम करता है फूड को। ओके, और स्टोमक दे रखा है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, और फिर आता है एनस, ठीक है ना। तो जितने पे मैंने निशान लगाया यानी कि माउथ एंड माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड लास्ट में एनस, ठीक है ना। तो ये हमारे किसके अंदर आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएंगे, ठीक है ना, आहार नली के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। किसमें, 2 पार्ट्स में। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल को मैं यहाँ पे इस प्रकार दिखला देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें ये हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट ले लिया इसे, ठीक है। ओके, और इसका सेकंड पार्ट हमने ले लिया एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है ना। इसमें कई सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स पाए जाएंगे। ओके, इसमें कई सारे मतलब एक पेड़ के जैसे संरचना, ठीक है ना, एक समझ लीजिए आप कि इसमें कई सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स पाए जाएंगे, यानी कि उसके पेड़ के अंदर क्या पाई जाती है, एक मैन वुड होती है और उसके चारों टहनियाँ पाई जाती हैं, स्टेम्स पाई जाती हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी है कि एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएंगी और इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स इससे लगे हुए रहते हैं। जैसे कि हम बात करें एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन आ जाता है, लीवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है, पैनक्रियाज आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि सहायक ग्रंथियाँ होती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, और ये इनके पार्ट्स हैं जैसे कि मैंने बताया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं क्या बताया गया है कि दिस प्रोसेजेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल सी बात है कि जो हमने प्रोसेस यूज की जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स जो पॉलीमर्स थे उनको मोनोमर्स में कन्वर्ट किया। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस थे उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स के अंदर यानी कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड आदि के अंदर ब्रेक डाउन किया और लास्ट में उनका यूज करते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है, पाचन की क्रिया कहलाती है। और इसको हम किसके द्वारा करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। इज कैरिड आउट बाई डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी प्रोसेजेज होती हैं, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेजेज होती हैं। सिंपल सी बात है, मैकेनिकल कौन करता है, टीथ करते हैं, ठीक है ना, टीथ करेंगे। ओके, टीथ करते हैं हमारे मैकेनिकल प्रोसेस। ओके, और यदि हम बात करें बायोकेमिकल प्रोसेजेज, तो बायोकेमिकल प्रोसेजेज हमारे स्टोमक आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके द्वारा बायोकेमिकल प्रोसेजेज होती है जिसमें एंजाइम्स भाग लेते हैं, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो मैकेनिकल यानी कि इसमें च्यूइंग करते हैं, हम चबाते हैं किसी भी फूड को, तो वो टीथ के थ्रू ही चबाते हैं, तो वो मैकेनिकल प्रोसेजेस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन भाग लेता है, एलिमेंट्री होता है, एलिमेंट्री कैनाल आता है, ठीक है ना, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं। सिंपल सी बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन आता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के थ्रू ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। ओके, और जैसे कि हमने देख ही लिया है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो ओपनिंग पार्ट होता है वो होता है माउथ, ठीक है ना। माउथ के थ्रू ही हम किसी भी फूड को ग्रैंड करते हैं, लेते हैं, और एनस के थ्रू इसको निकाल देते हैं, वेस्टेज मटेरियल को निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो पोस्टीरियरली पार्ट कौन सा होता है, एनस होता है। जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है वो होता है एनस, और स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो होता है माउथ। ओके, इतना आप जान लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, ओपनिंग पार्ट होता है वो होता है माउथ, और पोस्टीरियरली पार्ट होता है वो होता है एनस। ओके।